नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ में हम भारत के भूगोल का जो रिवीजन कर रहे थे उसमें हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी की परियोजनाओं तक के सेक्शन को पिछले क्लास में कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 1 से 2 सवाल 3 सवाल क्योंकि सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में बन जाते हैं अक्सर, और बहुत ज़्यादा उनमें ऑप्शन के रिपीट होने के चांस रहते हैं, जिससे वो सवाल आपके कम से कम गलत ना हो। तो आज हम एग्रीकल्चर के सेक्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। उसमें एक सवाल जो ये था लास्ट वाला, वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है, उस शिव समुद्रम बांध के लिए हमने ये बोला था कि वो मद्रास राज्य को पेयजल उपलब्ध करवाएगा, जो कि गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है ये है, शिव समुद्रम जो प्रपात है, जलप्रपात है, ये विद्युत उत्पादन के लिए है। ये भारत में सबसे पुराने जल शक्ति केंद्र के रूप में भी है। और ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो प्लीज़ आप इसे करेक्ट कर लीजिए। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ आप सभी लोगों से। तो आइए एग्रीकल्चर के सेक्टर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं फिर से। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है। एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है भारतीय कृषि का इतिहास। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 20 है। याद रखिएगा, इसे कई बार पूछा गया सवाल है, तो इसे आप याद रखिएगा प्लीज़। अगला सवाल देखते हैं, कथन और कारण का है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था जो है प्रधानतः कृषि आधारित है, क्योंकि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत अधिक क्षमता है। ये दोनों कथन सत्य तो हैं, लेकिन बहुत अधिक क्षमता है, इसका ये कारण नहीं है, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं है ये। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीच प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में बाध्यताएं हैं। वो कौन कौन सी बाध्यताएं हैं? नंबर 1 देखिए, निजी क्षेत्र के बीज के कंपनियों की, यानी कि जो कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं, वो बीज की उपलब्धता जो करवाती हैं वो महंगे दामों पर करवाती हैं, सही समय पर उपलब्ध नहीं करवाती हैं, जिससे किसानों को परेशानी होती है। उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्री, यानी कि उद्यान कृषि जो होती है, बागवानी कृषि होती है, उसके जो रोपण के लिए जो सामग्रियों की उपलब्धता होती है, वो आधारभूत संरचना उतनी अच्छी नहीं होती। ये प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं, इनके लिए जो संसाधन होते हैं वो सही समय पर उपलब्ध नहीं करवाती हैं और महंगे दामों पर करवाती हैं। सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। ये प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं अधिकांशतः उन बीजों को उपलब्ध करवाती हैं जिससे उनको अधिक फ़ायदा होता है, किसानों को अधिक फ़ायदा होता है। ये उस बात को बहुत कम ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए अगला सवाल देखते हैं अब। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जीवीपीएयू पंतनगर में है। जीवीपीएयू पंतनगर में है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितना होना चाहिए? कम से कम 14% तक का अंश जो है उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, हम जब किसी खाद्यान्न को सुरक्षित तरीके से संग्रहण की बात करते हैं तो वो जो अनाज होगा उसमें आर्द्रता का अंश बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अधिक अगर जल की मात्रा होगी तो वो फिर अनाज सड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और उसमें जो न्यूनतम लगभग कम से कम आर्द्रता होनी चाहिए, लगभग 14% तक की होनी चाहिए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण कौन कौन सा है? भारत में भूमि है, उसमें बुआई का क्षेत्र क्या है, उत्पादन का क्षेत्र, अन्न उत्पादन का क्षेत्र क्या है, वनों का क्षेत्र क्या है और अन्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में कुछ प्रतिशत रूप में वर्गीकरण किया गया है। आप इसे देख ले। नेट बुआई का जो क्षेत्र है वो लगभग 47% का है, वन क्षेत्र लगभग 23% का है और अन्य क्षेत्र जो है वो 30% तक का है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है?
कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? विभिन्न मौसम पर दो फसलों के उगाने से, यानी कि कोई जो मौसम है उस खेत में एक साथ दो फसलें आप उगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? युग्म पैदावार बोलेंगे। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता जो ये है यानी कि पशुपालन और शस्य उत्पादन एक साथ करना। मिश्रित खेती का जो मतलब समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मिश्रित खेती को किसे कहते हैं? यदि आप अपने खेतों में अन्न का उत्पादन करते हैं और उसके साथ आप पशुपालन भी करते हैं तो ये एक प्रकार की मिश्रित कृषि है। इससे किसानों की आय में अनिश्चितता जो हो जाती है वो नहीं होगी और उनकी आय में वृद्धि होती है। इसलिए मिश्रित खेती की संकल्पना को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादन का निम्न स्तर, फसलों की विविधता तथा बड़े खेतों की प्रधानता में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। कौन सी? बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर भारत में छोटे छोटे कृषि भूमियाँ पाई जाती हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो सीमांत भूमियाँ हैं, बहुत सारे किसानों के पास भूमियाँ हैं ही नहीं, तो इसलिए ये भारत की विशेषता नहीं है। तो आइए कथन कारण के एक सवाल को और देखते हैं आगे। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इसमें सामाजिक तथा पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सही मतलब शामिल नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन ये उसका कारण नहीं है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु उनकी व्याख्या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसे। जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सरकारी कृषि एवं भूजोत का जो छोटा आकार है, उनमें से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। सहकारी कृषि में क्या होता है? सहकारी कृषि में जिन किसानों के पास, जिन क्षेत्र में छोटी छोटी भूमियाँ होती हैं किसानों के पास, वो एक साथ अपनी भूमियों को जोड़कर साथ में कृषि करते हैं। उसके बाद अन्न का जो उत्पादित होता है उसे वितरित कर लेते हैं आपस में। भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पर है? राजस्थान में है। यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार किस राज्य में है? राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है क्या? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, यानी कि जिसके पास कृषि है वो अधिकांशतः वो अपने उपभोग के लिए सारी चीज़ों को उत्पादित करता है। उसका बहुत ज़्यादा ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम उसे बाज़ार में बेचेंगे, उससे आय अर्जित करेंगे। ये बहुत कम किसानों के लिए ऐसा मुख्य उद्देश्य होता है। ये जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्र में थोड़ा सा वाणिज्यीकरण, कृषि के वाणिज्यीकरण को अधिक प्रधानता दी गई है। इसलिए सर्वाधिक जो सफलता मिली है हरित क्रांति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इन क्षेत्रों में मिली है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला 90% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, वर्षा द्वारा। यानी कि भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन क्या है? भारत में जो दालों की खेती होती है उसके 90% क्षेत्र पर, जिन क्षेत्रों पर दालों की खेती होती है वो वर्षा पर आधारित क्षेत्र हैं। यानी कि उस क्षेत्र में वर्षा होगी तो बहुत अच्छी फसल होगी, नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, तो उससे फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट के लिए सॉरी दोस्तों, एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया था बीच में। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। नई सुधारी गई ओसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल कौन सी है? ढैंचा जो होती है एक प्रकार की हरी खाद है और भूमि को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ढैंचा, सनई, लोबिया जिसे बोड़ा जिसे लोबिया भी कहा जाता है, तथा ग्वार जैसे हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है? बोड़ा में, जिसे लोबिया भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दिए गए ऑप्शनों में से। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए। तो जो संतुलित उर्वरक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, यानी कि उर्वरकों का उपयोग बहुत अधिक भी नहीं किया जाता है और बहुत कम भी नहीं किया जाता है कि जिससे किसानों को नुकसान हो, विभिन्न प्रकार के रोगों से जो कृषि प्रभावित हो। इसलिए उर्वरकों का उपयोग अनुकूलतम किया जाता है। केरल तट, तमिलनाडु तट,
तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु का तट, यानी कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियों का क्या होता है, मतलब अपना जो मतलब डेल्टाई क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में धान वगैरह की खेती अच्छी हो जाती है। तो पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है कौन से? समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति तथा एवं समेकित प्रकृति संसाधन प्रबंधन। यानी हरित खेती में उन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे उनमें बहुत ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब केचुए का, जैविक खाद का, इनका उपयोग किया जाता है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों की पहुंच हो गई है, ये बिल्कुल सही है। नकदी फसल पर बल दिया गया है, यानी कि किसान अब उन फसलों को अधिक से अधिक उपजा रहे हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू अधिक है, उनसे अधिक मूल्य प्राप्त होता है, उनसे अधिक आय प्राप्त होती है, इसलिए उन फसलों को उपजा रहे हैं। आय असमानता में वृद्धि हुई है, ये बात नकारात्मक जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि इससे जो बड़े किसान हैं उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा मिला है, लेकिन छोटे किसानों को इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला है, जिससे उन दोनों के मध्य आय की असमानता, यानी कि उन दोनों के मध्य गैप क्रिएट हो गया है बहुत ज़्यादा। आर्थिक सहायता में कटौती, ऐसे ये सारे कुछ बिंदु हैं जिनका वैश्वीकरण का प्रभाव है भारतीय कृषि पर। बीज ग्राम संकल्पना, सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन कौन कौन से बिंदु करते हैं? किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन प्रशिक्षण देने में लगाना, उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, यानी कि उसमें उच्च गुणवत्ता के बीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा, सही समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा, किसानों को उसमें संलग्न किया जाएगा कि वो किसान खुद अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन करें। एक शब्द आता है एगमार्क। एगमार्क किस चीज़ का प्रतीक होता है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है, मतलब वो पदार्थ, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो शुद्ध है, इसकी उसमें अच्छी गुणवत्ता है, ये इस चीज़ की एक प्रकार की मोहर होती है। तो आइए हरित क्रांति से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में अन्य राज्यों द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा, तो हरित क्रांति एक नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम है जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। किस दशक में? 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। हरित क्रांति ही इसे भी कहा जाता है, सदाबहार क्रांति को ही हरित क्रांति भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन के द्वारा ये भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जो अर्नेस्ट बोरलाग जी हैं वो हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, उनका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलाग जी को। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है किसका? एमएस स्वामीनाथन का, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। ये भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? इसमें जो उत्पाद होंगे, इसमें जो बीज होंगे अच्छी क्वालिटीज़ के होंगे, इसमें जो संसाधनों का उपलब्धता अच्छी होगी जिनसे कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, सिंचाई की व्यवस्था बेहतर होगी। इसका अभिप्राय ये है कि उच्च उत्पाद और वैरायटी प्रोग्राम, उसके लिए जो उत्पादन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है जिससे उत्पादकता अधिक हो, उनसे संबंधित है ये हरित क्रांति। मोटे अनाज, दलहन, गेहूँ तथा तिलहन में से हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं उत्पादन से, यानी कि मोटे अनाज, दलहन और तिलहन, इनको हरित क्रांति में शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई है। उसमें सबसे ज़्यादा जो उगाया जाने वाला अन्न था वो था गेहूं, धान, ऐसे तरीके के अन्न थे, उनको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। वह फसल जिसको हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है, गेहूं को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किस अन्न के उत्पादन में की है? गेहूं के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा इसे।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस अन्न के क्षेत्र में की है? तो यह है गेहूं के उत्पादन में किया है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी है? मैक्सिकन गेहूं। यानी कि जब हरित क्रांति भारत में लागू की जा रही थी तो इसके लिए हमें विदेशों से अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों को आयात करना पड़ा था, और वो गेहूं कहाँ से आयात किया गया था? मैक्सिको से। और इसी के साथ जब आयात किया गया था, भारत में एक प्रजाति यानी कांग्रेस घास की प्रजाति आ गई थी, जो एक पर्यावरणीय दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है भारत में। आज इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो ये इसी के साथ आ गई थी, गेहूं के साथ आई थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? इसका लक्ष्य क्या है? हरित क्रांति को अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक का विस्तार किया जाएगा। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, इसका लक्ष्य क्या हो गया? पशुपालन भी है, सामाजिक वानिकी भी है, मत्स्य पालन भी है, के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। यानी कि अब इसमें जो ऐसे क्षेत्र जो जैसे उत्तर पूर्वी का क्षेत्र हो गया, तो बहुत सारे अन्य ऐसे क्षेत्र जिनको प्रथम हरित क्रांति में प्राथमिकता नहीं दी गई थी, द्वितीय हरित क्रांति में उन्हें अब प्राथमिकता दी जा रही है। और केवल अब द्वितीय हरित क्रांति में केवल अन्न उत्पादन को ही नहीं, इसके साथ पशुपालन को भी, सामाजिक वानिकी यानी कि वृक्षारोपण को भी, और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं? उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज जो हैं और सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें, विपणन। अब इन जो आधारभूत संरचना है, इसको उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे अच्छी किस्म के बीज होंगे तो इससे उत्पादकता अच्छी होगी, सिंचाई की उपलब्धता होगी, तो इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी जो अन्न के उत्पादन नहीं होते हैं, भूमि पड़ती रह जाती है, जिससे भारत की सकल उत्पादकता पर प्रभावित होती है, उसमें उत्पादन बढ़ेगा। ग्रामीण का विद्युतीकरण होगा, तो मतलब किसान बिन मौसम के भी ऐसे जो फसलें उपजाना चाहते हैं, जो जल विद्युत के द्वारा खेतों की सिंचाई कर पाएंगे, तो इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा। ग्रामीण सड़कें किस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि खेतों में जो उत्पादित अन्न होगा, सब्जियां होंगी, फल होंगे, उनको बाज़ार तक सही समय पर पहुंचाया जाएगा, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा, वरना वो सड़ने लग जाती हैं। स्टोरेज की फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। और विपणन के लिए बहुत सारी मंडियों, जैसे ई नाम का मंडी का सरकार द्वारा चालू की गई है, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। तो आइए नया सवाल देखते हैं अगला। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और इसका कारण क्या है? भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी जो आर जो है उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति का जो परिणाम है, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, ये उसका कारण नहीं है, ये उसका प्रभाव है। इसे आप ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध, इसमें कृषि के सभी क्रांतियां शामिल हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग शामिल होने के बाद एक धनुष का धनुष बनता है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। इसी प्रकार ये इस प्रकार की क्रांति है, इसमें छोटी छोटी सभी क्रांतियां शामिल हैं, इसीलिए इसे इंद्रधनुषीय क्रांति कहा जाता है। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है, और उनका जो उत्पादन है उनके किस क्रांति से संबंधित हैं, ये इसके बारे में सवाल पूछा गया था सुमेलन के लिए। खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति चालू की गई थी? हरित क्रांति चालू की गई थी। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चालू की गई थी। मत्स्य उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति चालू की गई थी। उर्वरक उत्पादन के लिए भूरी क्रांति चालू की गई थी, ध्यान रखिएगा इसे। उद्यान कृषि के लिए कौन सी क्रांति चालू की गई थी? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किसके लिए चालू की गई थी? उद्यान क्रांति से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है, ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया है जेबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। पंतनगर में है ये, जो जेबी पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में, उसने क्या विकसित किया है? जीरो टिल बीज, यानी कि जुताई नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और उर्वरक ड्रिल यानी कि जो जुताई के बाद जो उर्वरक डालने पड़ते हैं, अब ऐसे भी छिड़क सकते हैं आप
वो उसका प्रभाव उतना ही होगा। तो ये खाद्यान्न फसलों से संबंधित जो रबी की फसलें हैं उनसे जो सवाल बने हैं उन्हें देख लेते हैं। रबी फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। रबी की फसलों में किन किन फसलों को शामिल किया जाता है? सरसों को शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। सबसे पहले सरसों को शामिल किया जाता है, मसूर को शामिल किया जाता है, चना को शामिल किया जाता है, गेहूँ आदि को शामिल किया जाता है। आपको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उसके आधार पर थोड़ा सा एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। ध्यान रखिएगा, जब गेहूँ होता है तो उसके विपरीत क्या होता है? धान होता है। यानी कि जब गेहूँ और धान साथ साथ में नहीं होते हैं, गेहूँ धान के जस्ट बाद क्या होता है? गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ ठंडी में बोया जाता है। सबसे पहले अगर ऑप्शन में धान रहे तो उसे हटा दें। फिर गेहूँ के बाद, गेहूँ के साथ आप देखें किन किन फसलों को खेतों में बोया जाता है। फिर चना बोया जाता है, उसी के साथ में मसूर बोई जाती है, उसके साथ में गेहूँ के साथ आपने देखा होगा सरसों के बीज छिड़का दिए जाते हैं उसी के साथ। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप बहुत आसानी से याद करते सकते हैं सारी चीज़ों को। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुदाय है। इसके लिए क्या है? मध्यम ताप होना चाहिए गेहूं की अच्छी खेती के लिए, और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। कपास, गन्ना, जूट, गेहूं में से नगदी फसल नहीं है। कौन सी नगदी फसल कौन सी नहीं है? वो है गेहूं। गेहूं एक वाणिज्यिक फसल नहीं है, ये सामान्य अन्न के रूप में मतलब उत्पादित की जाती है, जबकि गन्ना, कपास और जूट ये तीनों वाणिज्यिक फसलें हैं। तो ध्यान रखिएगा इन्हें। नगदी फसलों का समूह कौन सा है? ये देखिए वही सवाल वापस से, कपास, गन्ना और केला। यानी कि जैसी बागवानी कृषि होती है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, केला हो गया, तो ये सारी जो होती हैं बागवानी कृषि, ये वाणिज्यिक फसलों में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही क्रम क्या है? अभी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है। इस डाटा को आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। माही सुगंधा जो प्रजाति है, माही सुगंधा किसकी प्रजाति है? धान के फसल की एक प्रजाति है माही सुगंधा, ये धान के फसल की एक प्रजाति है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किसमें? गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में। यहाँ ध्यान रखिएगा, गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, यानी कि इससे प्रेरित उत्परिवर्तन का क्या मतलब है? इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके आधार पर एक गेहूं की एक प्रजाति बनाई गई जिसका नाम क्या है? सोनारा 64। सोनारा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन। गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है? नोरिन 10। नोरिन 10 किस चीज़ का जीन किससे संबंधित है? गेहूं के बौनेपन से संबंधित है। मकरोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है असिंचित परिस्थितियों के लिए। मकरोनी गेहूं ध्यान रखिएगा, मकरोनी गेहूं उन क्षेत्रों में बोया जाता है जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता अधिक नहीं है, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जो सूखा प्रभावित हैं, उन क्षेत्रों में मकरोनी गेहूं से उत्पादन लिया जा सकता है। राज 377 एक प्रजाति है किसकी? ध्यान रखिएगा, राज 377 एक प्रकार के गेहूं की प्रजाति है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? पूसा सिंधु जो गंगा है एक प्रकार की प्रजाति है, वो गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। गेहूं की जो फसल है उसका जो रोग है उसे क्या बोला जाता है? एक प्रकार का रस्ट, मतलब रस्ट जो है वो गेहूं का रोग है, गेहूं की फसल का रोग है। कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? गेहूं की। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्में हैं कौन सी? अर्जुन और सोनालिका, ये दोनों जो किस्में हैं गेहूं की, इनसे अधिक पैदावार होती है, इनकी उत्पादकता अधिक होती है। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की एक युक्त किस्म कौन सी है? यूपी AS 120 जो है 2 फसली के लिए गेहूं के साथ अरहर की जो उपयुक्त किस्म है। अब सही कथनों के बारे में बताया गया कि गेहूं के बारे में जो क्या है सही कथन है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है। ये दोनों का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
हाँ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि गेहूं का जो उत्पादन करते हैं उनके लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। कोई भी किसान या जो भी है इसका प्रसार कर सकता है, बढ़ा सकता है इसे। ट्रिटिकेल जिन दो ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल जिन दो बीजों का संकर क्रॉस है वो कौन से है? गेहूं और राई के बीजों का जो संकरण करवाया गया है उससे ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल का नामक बीज विकसित हुआ है। ध्यान रखिएगा इसे। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? गेहूं की करनाल बंट बीमारी का संबंध किससे है? गेहूं से है। तो आइए अब खरीफ की फसलों के बारे में भी देख लेते हैं इसी के साथ। धान की उत्पत्ति हुई है किस क्षेत्र में? धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा इसे। धान की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र से। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? कपास, मूंगफली, धान, यानी कि धान के समय में जो जो फसलें बोई जाती होंगी वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ कौन सी हैं? 100 सेंटीमीटर से ऊपर की पहली बात तो वर्षा होनी चाहिए, और उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान होना चाहिए। ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु की परिस्थितियां हैं। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है कौन सी? खरीफ की फसल कौन सी है इनमें से? सोयाबीन खरीफ की फसल है। भारत में प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? धान की फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है चावल के लिए? उत्तर प्रदेश में। अब ये जो डाटा है इसको तो ये पुराना हो चुका है, इसलिए इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से विख्यात है कौन सा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र जो है वो चावल के कटोरे के नाम से विख्यात है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक है किसमें? पंजाब राज्य में। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन उत्पादकता सबसे अधिक जो होती है वो किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। जया, पद्मा, कृष्णा उन्नत किसमें है? किस फसल की? धान के फसल की। जया, पद्मा, कृष्णा ये उन्नत फसलें किसमें जो हैं? धान के फसल की हैं। अमन धान उगाया जाता है कहाँ पे? कब उगाया जाता है अमन धान? जून जुलाई में बुआई की जाती है और नवंबर दिसंबर में कटाई की जाती है। ध्यान रखिएगा ये समय लगभग उसका हो जाता है नवंबर दिसंबर में कटाई का गेहूं का हो जाता है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है इसकी टाइमिंग, तो ध्यान रखिएगा इसे। इस समय अमन धान उगाया जाता है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? धान की। और ये बासली द्वीप बारानी द्वीप धान की एक किस्म है। बारानी द्वीप जो है, बारानी द्वीप ध्यान रखिएगा, बारानी द्वीप धान की एक किस्म है। बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन सी है? पूसा RH10। बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10 है। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में इसको बोया जाता है। यानी कि बासमती का जो चावल होता है उससे जो बेड़ बनाई जाती है, फिर उससे जो रोपाई की जाती है उसकी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में उसके बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये जो हम बार बार एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करते हैं, कई बार बोलने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें हमारा मकसद ये है कि आपको किसी भी तरीके से ये याद हो जाए, आपके दिमाग में ये बैठ जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर सवाल आए तो फिर आपसे गलत ना हो। आपको ये हम जो इसके तथ्यों के साथ के जो अलग से कुछ बातें हम बताते हैं वो आपको क्लिक करते रहें, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, इसका ये कथन है, और कारण आर क्या है? यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। चावल के उत्पादन में अग्रणी है, ये तो सही है, लेकिन आर गलत है, अग्रणी नहीं है। अन्य राज्य चावल के उत्पादन में अग्रणी कौन से हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ध्यान रखिएगा इसे, पश्चिम बंगाल है। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, नील हरित शैवाल। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा नहीं, इसका कारण वर्षा नहीं है, इसका कारण बहुत सारी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है, जिससे वो जलोढ़क मृदा का निक्षेप उस क्षेत्र में अधिक होता है, जिससे धान की जो खेती होती है उसकी उत्पादकता अधिक होती है। इसका कारण ये था। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए एक प्रयुक्त कुल कृषि भूमि एक जैसी बनी रही, वह कौन सी है? चावल। यानी कि चावल की जो खेती लगातार जो एक दशक में लगभग उतनी क्षेत्रफल पे ही उगाया जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में होता है, वो राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। ये जो 4 राज्य हैं जिनमें से लगभग आधे से अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है पूरे देश में। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब आप ये समझ जानते ही हैं कि धान की खेती के लिए वर्षा कितनी अधिक ज़रूरी होती है, कितनी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो धान की खेती लगभग उन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर होती है जहाँ पर वर्षा की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, यानी कि वर्षा अधिक होती है। उन क्षेत्रों में जल आपूर्ति की कोई समस्या नहीं होती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं होते हैं वो, उन क्षेत्रों में धान की खेती अधिक होती है। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है संकर धान की खेती के लिए? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में संकर धान की खेती के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, मूंग और उड़द, वो जो फसलें हैं जायद के समय में उगाई जाती हैं। मूंग और उड़द की फसलें हैं, ये जायद के समय में उगाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इन्हें। तो दोस्तों, ये अब वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। फिर से अगली क्लास में हम नकदी फसलों को कवर करेंगे, तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्लासें अच्छी लगें, वीडियो अच्छे लगें, हेल्पफुल लगें, तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। धन्यवाद।